हेलो एंड वेलकम ऑल टू कॉमर्स एकेडमी। मेरा नाम है तुलसी और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, मीनिंग एंड फंडामेंटल ऑफ डबल एंट्री और बुक कीपिंग्स। ठीक है, इसके पहले वाले क्लास में हमने देखा था कि टर्मिनोलॉजीज़, बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ यानी कि कुछ ऐसे टेक्निकल शब्द होते हैं अकाउंट्स के जो हमें अकाउंट्स के सब्जेक्ट में आगे हमेशा काम आएंगे। और उसमें हमने ये देखा था अकाउंट्स का इंट्रोडक्शन, अकाउंट्स कहाँ से आया, किसने उसे मतलब इंट्रोड्यूस किया, उसका कुछ बेसिक्स हमने देखा था। यहाँ पर भी हम वही चीज़ देखने वाले हैं थोड़ी बहुत, और हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि डबल एंट्री क्या होता है और बुक कीपिंग क्या होती है। ठीक है, तो पहले वाले चैप्टर में हमने जितना पढ़ा वो चीज़ उतनी ही आएगी। ओके, तो अगर आपने पहले वाला चैप्टर जिसमें मैंने बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में आप लोगों को सिखाया था वो है, और यहाँ पर अकाउंट्स में डबल एंट्री और बुक कीपिंग क्या होता है, ये सब चीज़ें हम आज पढ़ने वाले हैं। तो अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे देना चाहता हूँ कि डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम्स होता क्या है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि डबल एंट्री में बोला गया है कि इसकी मीनिंग और डेफिनेशन कहाँ से आई है। तो यहाँ पर बता दूँ कि एक इटालियन मर्चेंट था जिसका नाम था ल्यूका डी बार्गो पेसियोली। ठीक है, ये थोड़ा सा अजीब सा नाम है इसका। अगर मैं कोई गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ तो मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे इटालियन नहीं आता, तो आप देख लेना। ठीक, तो ये जो भाई साहब हैं ल्यूका साहब, तो इन्होंने डबल अकाउंटिंग सिस्टम की इजाद की थी, इन्वेंशन की थी। ठीक है, तो इन्होंने कब इस चीज़ की खोज करी थी या फिर कब इन्होंने इस सिस्टम को लेकर आया, ये जो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम है ना, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम किसने लेकर आया, ये भाई साहब ने लेकर आया। और इन्होंने बोला कि भाई ये जो मैंने सिस्टम लेकर आया ना, यही सबसे मोस्ट साइंटिफिक मेथड है काय का, रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ द अकाउंट्स। ठीक है, हिसाब किताब करने के लिए सबसे सूटेबल, सबसे साइंटिफिक तरीका जो मैंने बताया है वही है, और इस चीज़ को इन्होंने नाम दिया डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। ठीक है, अब इन्होंने इसे क्यों नाम दिया डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, इसके बारे में जानेंगे आगे। तो बोला गया है कि इन्होंने ये जो चीज़ है कब लेकर आई, 10 नवंबर 1494 में लेकर आई। मतलब 10 नवंबर 1494 यानी कि 14वीं 15वीं शताब्दी में इन्होंने ये चीज़ का इस चीज़ के बारे में हमें पूरी दुनिया को जानकारी दी, अपने खोज के बारे में बताया। और बोला गया है कि तब से 10 नवंबर को इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि इन्होंने ये जो बुक कीपिंग सिस्टम है इसमें बताया गया है कि ये जो बुक कीपिंग सिस्टम इन्होंने जिस पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, इन्होंने एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। एक मतलब जो डील करता है मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस के साथ में। अब मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस यानी कि पैसों का लेन देन बेसिकली कौन करता है, कोई भी व्यापारी या फिर कोई भी फर्म या फिर कोई भी कंपनी है ना, जो बेसिकली क्या करती है, बिजनेस करती है। तो इन्होंने किसके एस्पेक्ट्स के हिसाब से इस अकाउंटिंग को, इस डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम को डिज़ाइन किया, एक बिजनेस के एस्पेक्ट्स के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। तो यहाँ पर हम जो भी बात करेंगे बिज़नेस को लेकर ही बात करेंगे कि बिज़नेस में या फिर किसी कंपनी में या तो फिर किसी फर्म में, है ना, या फिर किसी शॉप में किस तरह की चीज़ें होती हैं मनी को लेकर, पैसों को लेकर, उन किस तरह का हिसाब किताब किया जाता है, किस तरह की अकाउंटिंग की जाती है, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर आज सीखने वाले हैं इनके नज़रिए से, है ना। तो इन्होंने जो अपना नज़रिया बनाया वो किसको लेकर बनाया, ओनली एंड ओनली बोला गया कि बिजनेस ट्रांजेक्शन्स यानी कि बिजनेस को लेकर ही इन्होंने अपना नज़रिया इस चीज़ के लिए बनाया है कि हिसाब किताब कैसे किया जाता है। बोला है इन्होंने कि ये जो सिस्टम है, बोला है कि हर बिजनेस में, है ना, हर बिजनेस में ही क्या भाई, हम हमारे जीवन में भी जब भी हम लोग क्या करते हैं, जब किसी को हम कोई चीज़ देते हैं उसके बदले में हम कोई चीज़ लेते भी हैं, है ना।
और यही चीज़ हम हमारे असल जीवन में तो करते ही हैं, लेकिन हम यही चीज़ हमारे बिजनेस में यानी कि व्यापार में भी, जब हम किसी को कोई सामान देते हैं तो उसके बदले में कोई चीज़ हम लोग लेते भी हैं। ऐसा नहीं कि किसी को कोई चीज़ फ्री में दे दी, भाई बदले में हम आपको कुछ दे रहे हैं तो कुछ आपसे उम्मीद भी रखते हैं कि आप भी हमें कुछ लौटाओ, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर भी हुई है। बोला गया है कि हर बिजनेस ट्रांजैक्शंस में क्या होता है, दो चीज़ें होती है। वो कौन सी दो चीज़ें? या तो लेना या तो फिर देना, है ना। हमेशा ये चीज़ बोला गया कि लेन देन करना, है ना। तो कभी भी क्या होता है, एक पर्सन लेता है और दूसरा पर्सन देता है। यहाँ पर सामान के लेन देन की बात हो रही है, यहाँ पर पैसों के लेन देन की बात हो रही है, यहाँ पर सुख सुविधाएं की चीज़ें की लेन देन की बात हो रही है। यहाँ पर कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक बिजनेस करती है, जो एक कंपनी करती है, जो एक फर्म करती है। तो यहाँ पर बेसिकली डील क्या हो रहा है कि दो पार्टी हैं, दो लोग हैं, है ना। तो वो दोनों आपस में क्या करते हैं, एक पर्सन्स क्या करता है, जब कोई पर्सन कोई चीज़ किसी को देता है तो बदले में वो उसके कुछ ना कुछ लेता ही है। ओके, ऑब्वियसली। फिर बात करते हैं आगे, तो यहाँ पर वही चीज़ बोली गई है, उसके हिसाब से अगर कोई बंदा देता है तो दूसरा बंदा कोई सामान लेता है ना। आगे बढ़ते हैं। फिर बोला गया है कि अगर यही चीज़ अगर हम लोग बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, तो अगर बिज़नेस में से कोई चीज़ जाएगी तो भाई उसके बदले कोई चीज़ बिज़नेस में आएगी, है ना। अगर कोई सामान जा रहा है तो उतनी ही कीमत हमारे पास आनी भी तो चाहिए, है ना। सामान गया पैसा आया, या फिर पैसा गया सामान आया। फिर आगे बात कर रहे हैं, तो यही जो लेन देन को बोला गया है ना, जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, ये जो टू एस्पेक्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, और ये कौन से ट्रांजैक्शंस होते हैं, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होते हैं। और इसको ही बोला गया है, बुक्स ऑफ अकाउंट में बोला गया है इसकी भाषा में, डेबिट करना और क्रेडिट करना, है ना। आना और जाना, लेना और देना, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है दोस्तों, लेना देना या फिर आना जाना। ओके, तो इसी को ही डेबिट क्रेडिट में बोला गया है। जब जहाँ डेबिट क्रेडिट होता है यानी लेन देन होता है, यहाँ जहाँ पर सामान आता है और जाता है, जहाँ पर लेन देन होती है, उनको डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग बोला गया है। फिर बात करते हैं आगे, तो इन्होंने जो अप्रोच दिया गया है, तो ये जो चीज़ थी ये ट्रेडिशनल अप्रोच थी। अब मॉडर्न अप्रोच में क्या बोला जाता है, मॉडर्न अप्रोच मतलब आज के ज़माने में जब हम लोग बात करते हैं, तो आज के ज़माने में हम लोग क्या कहते हैं कि भाई, ये मॉडर्न अप्रोच में क्या बोला गया कि जो एसेट्स होती है ना, एसेट्स में मैंने आप लोगों को बताया था एसेट्स किसे बोलते हैं। अगर नहीं पता, अभी आपको याद नहीं है, तो मेरे पिछले वीडियोस देख लीजिए, वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से समझा आपको एसेट्स क्या होता है। मैंने आप लोगों को बताया था लाइबिलिटी भी वहाँ पर, है ना। तो बोला गया है मॉडर्न अप्रोच में जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़, कैपिटल और एक्सपेंसेस जो हैं, है ना, और इनकम, ये जो भी चीज़ हैं, ये चीज़ें देखनी होती है हमें। कहाँ देखनी होती है? मॉडर्न अप्रोच में देखनी होती है। ठीक है, ये 5 चीज़ों को हमें देखना है मॉडर्न अप्रोच में। क्लियर। फिर बात करते हैं, चलो ठीक है, हमने ये पहचान लिया कि मॉडर्न अप्रोच में हमें क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करनी है। एसेट्स क्या चीज़ है, लाइबिलिटी क्या होती है, कैपिटल क्या है, एक्सपेंसेस कौन सी होगी और इनकम कौन सी होगी, है ना। जब हमने ये पहचान लिया ना कि हमने जो भी ट्रांजैक्शन किया है तो वो एसेट्स से डील कर रहा है, लाइबिलिटी से डील कर रहा है, क्या वो कैपिटल से डील कर रहा है, एक्सपेंसेस और इनकम से डील कर रहे हैं, जब हमने ये पहचान लिया, तब हम ये देखेंगे कि भाई वो चीज़ अगर क्या होगी, अगर उस चीज़ की वजह से हमारी एसेट जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, या तो फिर एक्सपेंसेस इंक्रीज़ हो रहा है। क्या इंक्रीज़ हो रहा है? हमारी एसेट्स या तो एक्सपेंसेस क्या होगी, बढ़ेगी। तो उस चीज़ को कर दो बोलता है डेबिट, और क्या कर दो, अगर वही चीज़ हमारी डिक्रीज़ हो रही है ना, या तो एसेट्स या तो एक्सपेंसेस क्या होगी, डिक्रीज, तो क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। ओके, अब ये कैसे कर दो भाई, ये चीज़ तो मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे कि डेबिट किसे करना है, क्रेडिट किसे करना है। बस फिलहाल इतना ध्यान दो कि मॉडर्न अप्रोच में क्या किया गया है, हमें ये पहचानना है एसेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंसेस और इनकम। बस यही चीज़ों को देखकर डेबिट और क्रेडिट करना है। कैसे करना है आगे देखेंगे।
तो यहाँ पर भी क्या हुआ, डेबिट और क्रेडिट आया, तो जहाँ डेबिट और क्रेडिट आया तो वो क्या बन गया, टू एस्पेक्ट्स बन गया, मतलब वहाँ पे या तो कोई सामान आएगा, कुछ चीज़ें जाएगी, है ना, कुछ चीज़ें जाएगी तो कुछ सामान आएगा। ओके, तो जहाँ पर ये दोनों चीज़ें होगी, हमको देखना ही यही है कि आ रहा है और जा रहा है, तो उसे हम लोग डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम्स के अंडर में एनालाइज करने वाले हैं। फिर बात करते हैं आगे। तो बोला गया है कि चलो ठीक है भाई, आपने तो ये बता दिया हमें कि डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम होती है, डेबिट साइड होता है, क्रेडिट साइड होता है, दो साइड होता है ना, एक साइड लेना होता है, एक साइड देना होता है। तो फिर आगे तो बोला गया है कि ये जो तरीका है, ये जो मेथड्स है ना, तो ये क्या तरीका होता है, रिकॉर्ड करने का तरीका होता है, किसे, सारे ट्रांजैक्शंस को, सारे बिजनेस एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करने का तरीका होता है। तो क्या भाई, मतलब इसने 14वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में ल्यूका पैकियालो ने लेकर आया था, तो उसके पहले का कोई सिस्टम नहीं था क्या, उसके पहले भी कोई अकाउंटिंग सिस्टम था, है ना। तो हम क्योंकि इंडियंस है, तो हम हमारे इंडियन सिस्टम से फॉलो करते थे, हमारे हिसाब किताब को मेंटेन करना हमारा अपना अलग सिस्टम था। ठीक है, हम क्या करते थे, हम अपने अलग तरीके से हिसाब किताब मेंटेन करते थे। तो कैसे मेंटेन करते थे हम लोग, हमारे हिसाब किताब करने का तरीका अलग होता था। कैसे होता था, हम लोग क्या करते थे, हम हमारे जो रीजनल लैंग्वेज है ना, इंडियन भाषा में जो हिंदी, मराठी, उर्दू, ये जो भी चीज़ें हमारे, हम क्या करते थे, हम अपनी खुद की मातृभाषा में हम उसे मेंटेन करते थे। क्लियर। तो अब ये जो सिस्टम था, हम लोग इस सिस्टम को बही खाता बोलते थे इंग्लिश में। कभी आपने सुना होगा, पूर्व जो अपने जो बड़े बुजुर्गों के मुंह से है कि बही खाता शब्द कभी ना कभी तो सुना ही होगा आप, है ना। तो हम लोग जो भी सिस्टम मेंटेन करते थे उसको हम लोग बही खाता बोलते थे। हम भी अकाउंट्स मेंटेन करते थे, हम भी हिसाब किताब मेंटेन करते थे, और जो ये काम करता था ना, उसे मुनीम कहा जाता था। ओके, ये भी सुना होगा आप लोगों ने कभी कि बही खाता कौन मेंटेन करता था, मुनीम मेंटेन करता था। और आज भी अगर बड़े बड़े पुराने ज़माने के मंदिर में अगर आप जाओगे, है ना, जैसे कि साउथ तरफ हो गया, तो वहाँ पर आपने देखा होगा, आपने कभी देखा तो नहीं होगा, पर फिर भी अगर कभी इच्छा हो देखने की तो चले जाना, वहाँ आपको दिख जाएगा कि जो बड़े पुराने संस्थाएं हैं, जो बड़े पुराने मंदिर हैं, वहाँ पर आज भी ऐसे कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, कंप्यूटराइज तरीके से, या तो फिर मतलब इन अंग्रेज़ों के तरीके से अकाउंटिंग को मेंटेन, हिसाब किताब को मेंटेन नहीं किया जाता। तो कैसे हिसाब किताब किया जाता है, वो एक बहुत बड़ा एक रजिस्टर होता है। उस रजिस्टर को एक एक पेज को पलटाने के लिए ही कम से कम 2 से 3 लोगों का इस्तेमाल होता है। इतना बड़ा रजिस्टर होता है, इतना बड़ा खाता होता है, इतनी बड़ी डायरी होती है। तो वो एक होता था पुराने ज़माने में, इनफैक्ट आज भी होता है, पर वो आज बहुत नहीं के बराबर इस्तेमाल होता है। तो हम इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम स्टैंडर्ड या फिर इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम में इस तरह से बही खाता मेंटेन करते थे। ओके, हम कोई इस तरह से डबल अकाउंटिंग सिस्टम से कोई मेंटेन नहीं करते थे, क्योंकि हमारा खुद का हिसाब किताब था। तो बोला गया है कि ये जो हिसाब किताब करने का तरीका था ना, हमारा इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम, ये अनसाइंटिफिक तरीका था, ये एक साइंटिफिक तरीका नहीं था। क्योंकि इसमें बोला गया है कि क्या होता था, हम बड़े पैमाने में जो भी काम करते हैं ना, उसका हिसाब किताब करने में हमें बहुत कठिनाई होती थी। हम बहुत बड़ा हिसाब किताब नहीं कर पाते थे। बहुत बड़ा हिसाब किताब करने जाएंगे तो उसमें बहुत समय खर्च होगा, बहुत सारे रिसोर्सेज ख़त्म होंगे, और बहुत तकलीफ़ होती थी इतना सब भारी डेटा को मेंटेन करने के लिए। तो बोला गया है कि ये जो हमारा तरीका था इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ भाई स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, जो छोटे छोटे एक्टिविटीज़ थी, जो छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस थे, बस उसके लिए ही ये इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम सही है। बहुत भारी भारी ट्रांजैक्शन करने के लिए, बहुत बड़े बड़े अमाउंटिंग का हिसाब किताब करने के लिए ये इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम सक्षम नहीं था। तो फिर हमने देखा, अंग्रेज़ों इंग्लिश अकाउंटिंग सिस्टम लेकर आया गया। इंग्लिश अकाउंटिंग सिस्टम में क्या होता था, दो तरीके से मेंटेन किया जाता था अकाउंट को, हिसाब किताब का करने का दो मेथड बताए गए, दो तरीके बताए गए थे। पहला सिंगल एंट्री सिस्टम, दूसरा डबल एंट्री सिस्टम। अब ये सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है, सिंगल एंट्री सिस्टम में बोला गया है कि यहाँ पर किस तरीके से
हिसाब किताब होते थी, यहाँ पर किस तरीके से अकाउंट्स मेंटेन किया जाता था। यहाँ पर हम लोग जब भी पैसा आता था एक साइड लिख देते थे, और जब भी पैसा जाता था उसे दूसरी साइड लिख देते थे। तो इससे होता क्या था कि पैसा अगर ज़्यादा आया और गया कम तो हमें फ़ायदा, और अगर पैसा आया कम और गया ज़्यादा, है ना, हमारे बिजनेस में या फिर हम जो व्यापार कर रहे हैं उस चीज़ में, तो ये कंपेयर किया जाता था एक दूसरे को, आया कम गया ज़्यादा, गया कम आया ज़्यादा, तो इसके हिसाब से हम लोग प्रॉफिट या फिर लॉस यानी कि फ़ायदा या फिर नुकसान निकालते थे। तो इस चीज़ से भी क्या था, ये भी एक बोला गया है कि कोई सूटेबल तरीका नहीं था, या तो ये बिज़नेस का एक एक्यूरेट हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके नहीं देता था, है ना। तो इसकी वजह से क्या होता था, जो भी हम बिज़नेस के जो करंट सिचुएशंस हैं वो नहीं पता कर सकते थे, या फिर ये भी कोई बहुत बड़े बड़े बिज़नेस मैन या फिर बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़, बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस में यूज़ नहीं होता था, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस होते थे, बहुत भारी लेन देन का काम होता था, वहाँ पर ये चीज़ अनयूज़फुल साबित हुई। तो फिर क्या आया, तो फिर हमने देखा सिंगल एंट्री की जगह डबल एंट्री सिस्टम लाया गया। तो डबल एंट्री सिस्टम लेकर आया गया, क्यों लेकर आया गया, क्योंकि हमने देखा कि पिछले कई जो सिस्टम थे जिससे अकाउंटिंग किया जाता था वो सिस्टम फेल हो रहे थे। नए नए जब हमारे सामने ट्रांजैक्शंस आते थे, जिस तरह से हम हिसाब किताब करने का तरीका बढ़ाते थे, हमारा वॉल्यूम बढ़ता था, हमारा काम बढ़ता था, तो हमारा जो भी सिस्टम है उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़ी, तो हमने नया सिस्टम लेकर आ गया जिसे बोला जाता है डबल एंट्री सिस्टम। अब ये जो डबल एंट्री सिस्टम है, तो इसमें हमने क्या देखा, इसमें बोला गया है कि यही चीज़, हाँ यही जो चीज़ है ना, ये बोला गया है बहुत साइंटिफिक मेथड है रिकॉर्ड करने का। किसको, जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस है ना उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करने का बहुत साइंटिफिक मेथड है सबके लिए, चाहे वो छोटा बिजनेस हो, चाहे वो बड़ा बिजनेस हो, चाहे 1-2 रुपए का हिसाब करना हो, चाहे लाखों करोड़ों का हिसाब करना हो। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या देखा जाता है, इसमें दो साइड्स देखे जाते हैं, कभी भी दो तरफ़ा देखा जाता है। वो दो तरफ़ा कौन सा होता है भाई, मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया था कि बिजनेस में क्या होता है, लेन देन होता है, या तो लिया जाएगा या तो दिया जाएगा, है ना। अगर हम कुछ सामान लेंगे तो उसके बदले कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, और कुछ देंगे तो उसके बदले कुछ ना कुछ आएगा। तो ये दो चीज़ देखी जाती है, इसलिए इसे डबल एंट्री सिस्टम बोला गया है। बोला गया है कि एक साइड में क्या होता है, हम डेबिट करते हैं, और दूसरे साइड को क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। तो जितना आया उतना ही जाएगा ना भाई। अगर आपने किसी से 500 रुपये का सामान लिया है तो आप उसको 500 रुपये ही चुकाएंगे ना। ठीक है, अगर आपके पास में 500 रुपये का सामान आया और आपने 500 रुपये उसको दिए हैं, जितने का सामान आया उतने रुपए गए। यहाँ पर दो चीज़ हुई है ना, सामान आया पैसा गया, ओके। और दोनों कितने से ट्रांजैक्शन हुए हैं, इक्वल अमाउंट से, डेबिट भी 500 रुपये, क्रेडिट भी 500 रुपये। ओके दोस्तों, बात करते हैं आगे। बोला गया है कि फिर यहाँ पर अब जो अकाउंटिंग करने का जो तरीका है ना वो एक प्रोसेस होता है। किस तरह की प्रोसेस होगी, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यही चीज़ पहचाननी पड़ेगी कि वो जो चीज़ है वो होती क्या है। अब सबसे पहले हमको ना उस ट्रांजैक्शन को पहचाना है, सबसे पहले हमको उस एक्टिविटी को ट्रैक करना है, एनालाइज करना है कि हुई क्या है, पैसा आया है या पैसा गया है, सामान आया है या सामान गया है। ये पहचानने के बाद हम लोग क्या करते हैं, ये पहचानने के बाद हमने उस ट्रांजैक्शन को पहचान लिया, उसके बाद हम लोग उसको रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं, रिकॉर्ड। रिकॉर्ड कहाँ करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे जर्नल में। ये क्या होता है आगे की क्लास में देखेंगे। इसको रिकॉर्ड करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको भाई, इसको क्लासीफाई किया जाता है। अब ये क्लासीफाई कैसे किया जाता है बताऊंगा आगे, है ना। बस ये समझ लो अभी कि हम लोग उसको क्या करते हैं, एक अलग से इसका हिस्सा बना देते हैं, कैटेगरी बना देते हैं। फिर इसके बाद क्या किया जाता है, इनको बैलेंसिंग किया जाता है। ये भी बैलेंसिंग क्या होती है ये बताऊंगा, बस ये प्रोसेस अभी फ़िलहाल आप याद रखो, ठीक है। सबसे पहले होगा ट्रांजैक्शन किया जा देखा जाएगा, फिर ट्रांजैक्शन को जर्नल में कन्वर्ट किया जाएगा, जर्नल से हम लोग बनाएंगे लेज़र, लेज़र को हम लोग करेंगे बैलेंस, और बैलेंस के बाद हम लोग बनाएंगे एक ट्रायल बैलेंस, और उस ट्रायल बैलेंस के बाद हम लोग बिजनेस का एक फाइनल रूपरेखा तैयार करेंगे और बताएंगे कि हमने जो काम किया है शुरू में उससे हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ठीक है।
ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप याद हो जाएगा आगे धीरे धीरे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं कि ये जो डबल एंट्री सिस्टम है, इसकी डेफिनेशन है ना। ये तो ऊपर हमने देख लिया था डबल एंट्री सिस्टम होता क्या है, इसका इंट्रोडक्शन देख लिया था, इसका मीनिंग देख लिया था। अब बात करते हैं यहाँ पर वही चीज़ बोली गई है ऊपर की, ये वही होता है। एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज़ टू फोल्ड अफेक्ट, दैट इज़ अफेक्ट टू, और ये दो अकाउंट्स को अफेक्ट करता है, दो लोगों को अफेक्ट करता है ना, दो साइड्स को अफेक्ट करता है। एक होता है लेने वाला, एक होता है देने वाला, एक ये सब चीज़ें हैं। और उसके बाद में वही जब आगे देखते हैं फिर, अब इसका प्रिंसिपल दिया गया है डबल एंट्री ऑफ बुक कीपिंग सिस्टम में, तो वही सब चीज़ें हैं। मिनिमम टू इफेक्ट्स होते हैं, डेबिट और क्रेडिट, वही सब चीज़ें लिखी हुई है। ओके, फिर या तो वो रिसीवर होता है या तो वो गिवर बनता है ना। या तो फिर बोला गया है कि उसमें जो डेबिट साइड में एक अकाउंट्स आएगा तो क्रेडिट साइड में दूसरा अकाउंट्स आएगा। क्लियर। और बोला गया कि दोनों साइड्स इक्वल अमाउंट से होनी चाहिए, जितने का सामान आएगा उतने का ही सामान जाएगा, वॉटएवर। ठीक है, बात करते हैं आगे कि अब इसके एडवांटेजेस क्या होता है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम की। तो भाई इसको मेंटेन करने के बाद, यानी कि इसको मेंटेन करने, क्यों मेंटेन किया जाता है, क्योंकि हमें पता चला है कि जब भी हम इस सिस्टम से अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं, इस सिस्टम से अपना हिसाब किताब मेंटेन करते हैं ना, तो बोला गया है कि ये एक कंप्लीट रिकॉर्ड है। कंप्लीट रिकॉर्ड है मतलब इसमें हमें पूरी जानकारी होती है कि कितने का सामान आया, कितने का सामान गया, उसके बदले कितने रुपए आए, कितने रुपए गए, ये सब चीज़ें होगी। फिर बोला गया है आगे, ये एक्यूरेट होता है। एक्यूरेट होता है मतलब हमें पता चलता है इससे कि हमने कितनी कितनी चीज़ों का क्या क्या किया है। ओके, तो अपने आप में ये एक एक्यूरेट चीज़ भी है, सही चीज़ है। फिर बोला गया इससे क्या होता है, हमें बिजनेस रिजल्ट्स पता चलते हैं। क्या बिजनेस रिजल्ट पता चलता है कि कितना एक्सपेंस हुआ, कितने का खर्चा हुआ, कितने का नुकसान हुआ, कितने की कमाई हुई, कितने का फ़ायदा हुआ, कितनी हमें, कितने का पैसा हमें देना है लोगों को, कितना हमें लेना है लोगों से, है ना। ये सब चीज़ें, हमारी एसेट्स कितनी है, हमारी प्रॉपर्टी कितनी है, हमारे ऊपर कर्जा कितना है, ये सब चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। अगर हमने डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम से अकाउंट्स को मेंटेन किया है तो देयरफॉर बोला है कि ये अपने आप में एक्यूरेट होता है और बिजनेस से इसका रिजल्ट जो भी निकलता है वो एकदम सही होता है। फिर बोला गया है ये क्या होता है, कॉमन एक्सेप्टेंस है, मतलब इसको पूरी दुनिया में हर कोई एक्सेप्ट करता है। आप कोई भी देश चले जाओ, जहाँ पर भी अकाउंट्स को मेंटेन किया जाएगा वहाँ डेबिट क्रेडिट यानी कि डबल अकाउंटिंग सिस्टम से ही इसका बड़ी से बड़ी कंपनियों को मेंटेन किया जाता है। फिर बात करते हैं आगे कि अब ये कन्वेंशनल अकाउंटिंग सिस्टम, मतलब ये पहले के ज़माने से ही चलता आ रहा है। फिर बात करते हैं अब क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंट्स की। तो इसमें बोला गया है अकाउंट्स, अकाउंट्स का मतलब क्या होता है, अकाउंट का मतलब एक ऐसी चीज़ होती है जिसको हम नाम देना कहते हैं ना। अकाउंट्स मतलब या तो किसी पर्सन का हम क्या कर लेते हैं, पहचान बना देते हैं, या तो किसी प्रॉपर्टी के नाम से जाना जाता है, या तो फिर कोई पर्सन को हम लोग किसी कर्जदार या फिर जिससे हमने पैसा लिया है, पैसा दिया, मतलब उसकी एक पहचान बना देना, उसे हम लोग अकाउंट्स बना देते हैं। या तो वो एक एक्सपेंसेस है या तो फिर वो हमारी इनकम है, इस तरह से हम लोग क्या कर देते हैं, उसकी एक पहचान बना देते हैं, उसे ही हम लोग कहते हैं अकाउंट्स। फिर बोला गया आगे डेफिनेशन ऑफ अकाउंट्स में, देखिए एन अकाउंट इज अ समरी समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग वन पर्सन, वन काइंड ऑफ प्रॉपर्टी और वन क्लास और गेन और लॉस, है ना। तो अकाउंट्स मतलब हमने क्या कर दिया, किसी का एक नाम रख दिया, उसे ही अकाउंट बोला जाएगा। बात करते हैं आगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में, तो कितने प्रकार के नाम होते हैं, कितने प्रकार के अकाउंट्स होते हैं जो हमें बिजनेस में इस्तेमाल करने होंगे। तो देखिए यहाँ पर कितने प्रकार के अकाउंट्स होंगे, एक होता है पर्सनल अकाउंट और दूसरा होता है इम्पर्सनल अकाउंट। तो अब हम आ गए हैं चैप्टर के मेन पार्ट में, यानी कि अब हम लोग धीरे धीरे प्रैक्टिकल्स की ओर बढ़ते जा रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं ना। तो हम लोग यहाँ पर सबसे मेन चीज़ पे आ चुके हैं, जहाँ पर बोला गया है कि कितने टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं, यानी कि नाम कितने प्रकार के होते हैं लोगों के अकाउंट्स में, हम लोग नाम किस तरह से रखेंगे कि भाई हाँ इसका नाम ये होना चाहिए, ये कैसे पता चलेगा। सबसे पहले हमको देखना है कि इसकी मेन चीज़ टाइप्स क्या होते हैं। सबसे पहला होगा
पर्सनल अकाउंट्स, दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या होता है? पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है कि जिसमें कोई पर्सन को डिनोट किया जाता हो, जहाँ पर किसी पर्सन का इन्वॉल्वमेंट आता हो। जैसे कि या तो वो नेचुरल पर्सन होगा, या तो आर्टिफिशियल पर्सन होगा, या तो रिप्रेजेंटेटिव होगा किसी ना किसी चीज़ को लेकर, है ना। अब नेचुरल पर्सन में कौन होगा? नेचुरल पर्सन में भाई मैंने सुनीता से पैसे लिए, पैसे दिए सुनीता को, सुनीता से सामान लिया, सुनीता को सामान दिया, उसी प्रकार से अशोक और सुहास हो गया। फिर बात करते हैं आर्टिफिशियल पर्सन से। तो आर्टिफिशियल पर्सन मतलब अब जैसे कि किसी फर्म का नाम है, किसी दुकान का नाम है ना। अब वो होता तो है, नाम तो होता है उसका, लेकिन उसकी पूरी बॉडी नहीं होती, उसका खुद का दिमाग नहीं होता, उसका आँख नाक मुंह कान कुछ नहीं होता, पर उसका नाम तो होता है। अब जैसे बात करें हम, मार्केट में कई सारे ऐसे शॉप्स हैं, जैसे मनीष इंटरप्राइजेस। तो भाई मनीष इंटरप्राइजेस उस शॉप का नाम है ना। उस शॉप का कुछ आँख नाक मुंह कान, उसका कोई खुद का दिमाग, उसकी कोई खुद की बॉडी है क्या? नहीं है ना। उसको कोई दूसरा बंदा यानी कि उसका प्रोपराइटर चलाता है ना। उस प्रोपराइटर का दूसरा नाम होगा, उस कंपनी के ओनर का दूसरा नाम होगा, है ना। अब जैसे यहाँ पर देखिए एग्जांपल में पुणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, राधिका स्पोर्ट क्लब, बैंक ऑफ इंडिया, ऑफ कोर्स, ठीक है। फिर बात करते हैं आगे रिप्रेजेंटेटिव या फिर पर्सनल अकाउंट में क्या बोला गया है कि जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि मुझे राम से पैसे लेने हैं, राम को पैसे देने हैं, है ना। यानी कि मुझे पैसे लेने बाकी है, पैसे देने बाकी है। किससे? किसी पर्सन से, है ना। जो डायरेक्टली किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता हो, उसे ही हम लोग रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स कहते हैं। जहाँ पर चीज़ें आएंगी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यानी कि अब ये आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है या बाकी है ना। आउटस्टैंडिंग का मतलब होगा बाकी होना, है ना। क्या बाकी होना? या तो लेना बाकी होगा, या तो देना बाकी होगा। ओके। इसी प्रकार से प्रीपेड, प्रीपेड का मतलब आप लोगों को पता ही है, जैसे हम लोग प्रीपेड सिम यूज़ करते हैं, तो प्रीपेड का मतलब होता है पहले पैसे दे देना। यहाँ पर भी वही मतलब होगा कि हमने पहले से ही कुछ अमाउंट किसी को पे कर चुका होगा। और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस मतलब कि पैसा हमें एडवांस में मिल गया है। ये तीनों चीज़ें किसी ना किसी पर्सन का डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट, सॉरी इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। ठीक है। फिर बात करते हैं आगे इम्पर्सनल अकाउंट्स में। तो इम्पर्सनल अकाउंट में कौन चीज़ें आएंगी? जहाँ पर किसी पर्सन का नाम नहीं आएगा। तो किस चीज़ का नाम आएगा? किसी सामान का नाम आएगा। ओके। किसी थिंग्स का नाम आएगा, किसी एक्टिविटी का नाम आएगा। जैसे कि यहाँ बोला गया है, इम्पर्सनल अकाउंट में दो अकाउंट्स होंगे, एक होगा रियल अकाउंट और एक होगा नॉमिनल अकाउंट। ठीक है। याद रखना हम कितने टाइप के अकाउंट होते हैं। बेसिकली यहाँ पर दो टाइप के अकाउंट होते हैं। कौन कौन से? एक होता है पर्सनल, दूसरा होता है इम्पर्सनल। पर्सनल में पर्सनल में नेचुरल पर्सन होता है, आर्टिफिशियल पर्सन होता है, और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल होता है। और इम्पर्सनल में दो अकाउंट्स, एक रियल और एक नॉमिनल। तो बेसिकली यहाँ पर तीन टाइप्स ऑफ अकाउंट्स बन गए हैं। कौन कौन से तीन टाइप्स ऑफ अकाउंट बन गए हैं? ये एक, और ये दूसरा, और ये तीसरा। ठीक है। ओके, बात समझ आ गई आप लोगों को? पहला हो गया पर्सनल अकाउंट, दूसरा हो गया रियल अकाउंट, और तीसरा हो गया नॉमिनल अकाउंट। इस तरह से आप लोग बना सकते हैं, और इस तरह से बनाया जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं रियल अकाउंट में कौन सी चीज़ें होंगी। तो रियल अकाउंट में एक होगा टेंजिबल रियल अकाउंट, दूसरा इनटेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल रियल अकाउंट का मतलब होता है कि भाई जो चीज़ हमें दिखती है ना, वो टेंजिबल। और इनटेंजिबल मतलब जो चीज़ हमें नहीं दिखती, वो इनटेंजिबल। अभी रियल अकाउंट मतलब क्या? रियल अकाउंट में जो भी चीज़ें बिजनेस में आएगी, कौन सी चीज़ें? जो कोई थिंग्स होगी, जो कोई वस्तु हो गई, जो कोई सामान होगा, ऐसी चीज़ें जिसकी मदद से बिजनेस करने में हमें हेल्प होगी, है ना। जिस चीज़ की हेल्प से बिजनेस को किया जाता है, वो सब रियल अकाउंट्स के अंडर में आएगा। जैसे कि कंप्यूटर आया, पैसा आया, मशीन आई, है ना। बात करते हैं आगे
इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स में ये गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, ये सब चीज़ें क्या है भाई। तो इन सब चीज़ों को मैं आगे समझाऊंगा डिटेल में आगे की क्लासेस में। फ़िलहाल आप इतना समझो कि ये जो भी चीज़ें हैं गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ये होती तो हमारी चीज़ें ही हैं, बिजनेस की ही चीज़ हैं, पर ये चीज़ दिखती नहीं है ना। बिजनेस में ये चीज़ें दिखाई नहीं देती पर रहती बिजनेस की है ज़रूर। ओके, फिर बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट्स की। तो नॉमिनल अकाउंट्स का मतलब क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट्स का मतलब होता है कि बिजनेस में जो एक्टिविटीज़ की जाती है ना, तो उससे क्या होगा, या तो हमें फ़ायदा होगा या तो हमें नुकसान होगा, है ना। या तो खर्च करेंगे या तो इनकम कमाएंगे। तो ऐसे एक्टिविटीज़ को बोला गया नॉमिनल अकाउंट्स में डाला जाता है। तो जैसे कि इन नॉमिनल अकाउंट में बोला गया है एक्सपेंसेस और लॉसेस होता है, या तो इनकम या फिर गेन्स होते हैं। अब एक्सपेंसेस और लॉसेस में कौन कौन सी चीज़ें आती होगी, जैसे कि स्टेशनरी अकाउंट का नाम दे दो, परचेस अकाउंट का नाम दे दो। परचेस का मतलब खरीदना, स्टेशनरी मतलब कोई भी स्टेशनरी, कॉपी किताब, पेन पेंसिल, वो उसके अंडर में आ गया। एडवर्टाइजमेंट कर दो, खर्च कर लो, है ना। ये सब नाम है कई सारे। और इनकम, इनकम जैसे कि कितने प्रकार से होते हैं, हमें इंटरेस्ट सॉरी रिसीव्ड हुआ, हमें डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ, हमने सेल किया, बेचा। तो ये कई सारे इनकम के नाम हैं, ये कई सारे एक्सपेंसेस के नाम हैं, ये कई सारे रियल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स में टेंजिबल, इंटेंजिबल, टेंजिबल के एसेट्स के नाम हैं टेंजिबल अकाउंट्स के, और ये इंटेंजिबल अकाउंट्स के नाम हैं। फिर ये पर्सनल में हमने नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव, ये कई सारे एग्जांपल्स हैं, है ना। बस तुमको याद क्या रखना है, पर्सनल अकाउंट एक होता है, दूसरा होता है रियल अकाउंट, और तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट्स। ओके, बात करते हैं आगे। अब इसमें सब एक्सप्लेन किया गया है अच्छे से। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। मैं आगे की क्लासेस में आपको इसके डिटेल्स में और अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों।